तो वो जो स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ जी, वो पढ़ने लायक है या वो कारगर है? कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो चेक करे कि यार बिल्कुल आप किसी एक बिल्कुल होनी चाहिए। ये मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो बंदा हाँ जो पॉलिसी बना रहा है, हाँ, पॉलिटिकली बायस्ड भी हो सकता है, वो भाजपा का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है। भाजपा का होगा तो वो सावरकर का चैप्टर लगा देगा, अगर वो कांग्रेस का होगा तो गांधी का लगा देगा, जवाहरलाल नेहरू का लगा देगा। हाँ, मेरा बच्चा किसके बारे में पढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल पॉलिटिक्स कर रही है। क्या ये चिंताजनक है? एक आखिरी सवाल मैं करूंगा रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन, जिसकी जगह नहीं है भारत में कहीं भी, स्पेशली इन स्कूल्स, जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे अगर सेक्स के बारे में सीखते हैं तो वो पॉर्न साइट्स पे जाके सीख रहे हैं। जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, क्या इस पे चर्चा भी होती है या भारत का जो कल्चरल सेटअप है वो अलाउ नहीं करता? तो आज एक बहुत बड़ा, अगर आप सर्वे करके देखें, ड्रॉप आउट है बहुत सारा। तो ड्रॉप आउट का कारण है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे वो 8 तक तो फ्री होता है सब कुछ। कितना % ड्रॉप आउट है? आप वो आंकड़े वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। सत श्री अकाल, ब्राउजली टीवी देख रहे हो तुसी, मैं करण हांडा। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ? ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, NGOs ਖੋਲ੍ਹੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜਲਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। पल्लव जी साढ़े नाल ने। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच करण। जैसे मैंने कहा कि आपने कंपनीज भी बनाई, लिमिटलेस इसका नाम है, फाउंडेशन और भी है। तो एजुकेशन इनोवेटर आपको बोल रहा हूँ मैं, तो सवाल आपसे ये सबसे पहले ये करूँगा कि जो एजुकेशन है, जिसको मुझे भी दिलाया मेरे माँ बाप ने, हर बच्चे को, आपका अगर बच्चा है तो आप भी स्कूल भेजेंगे, तो वो जो स्कूल में पढ़ रहा है वो पढ़ने लायक है या वो कारगर है? लायक तो चलो होगा, पर कारगर है? क्या वो गोल अचीव कर रहा है? हाँ, सवाल तो आपका बड़ा, मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा सा तीखा सवाल है कि वो कारगर है कि नहीं है। पर जो ये प्रयास है अभी, जो अब हम देखते हैं, जो NEP 2020 आने के बाद में जो ये प्रयास है कि ये जो कारगर है या नहीं है, तो उसके ऊपर जो ये बदलाव की जो एक बयार चली है, जो बदलाव का एक नया सा प्रोसेस बना है कि हम इसको बदलते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बदली जाती है तो करण, मुझे ऐसा लगता है हम घर में भी अपना टीवी क्यों बदलते हैं, या कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज़ हम क्यों बदलते हैं? अपडेट हो गया। तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ नए बदलावों की जरूरत है। इसीलिए जो नई चीजें आप देख रहे हो कि NEP 2020 आने के बाद में स्कूलों का ढांचा बदल रहा है, उनका टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, FLN उसको बोलते हैं, जो फाउंडेशनल लेवल पे जो होती है, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ है ना, उसको 5+3+3+4 इस तरह से डिवाइस किया है, एजुकेशन सिस्टम को पूरे को डिजाइन किया है। तो जो आपका सवाल है, हाँ, वो बदलाव सरकार की तरफ से आया है, राज्य सरकारें उसको अडॉप्ट कर रही हैं, और सारी जितनी एजुकेशन शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो सब भी उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि वो सही है नहीं है, तो उसका उत्तर तो यही है कि अगर हाँ बदलाव की हमें जरूरत है, डेफिनेटली उसके अंदर आपने एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पे आपने काम किया, योगदान है उसमें। तो जो लेमन को बताइए, आप जो सुन रहे हैं दर्शक, जो नहीं जानते, जो ये भाषा नहीं समझते, जो ये भाषा नहीं पॉलिसी वाली, बिल्कुल एसेंस क्या है? मतलब पुरानी में क्या ऐसा पुराना था जो हमने बदल दिया, जो अब नहीं रखा, और नया क्या डाला? बिल्कुल। जो नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर जो फोकस है वो फोकस है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। उसके अंदर बच्चों के अंदर जो डिफरेंट लर्निंग डोमेन्स हैं, राइट, क्योंकि जो आज बच्चा शिक्षा, जैसे ना बहुत से स्कूलों के बाहर भी आप लिखा देखते होंगे,
शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, पढ़ने के लिए आइए और फिर यहाँ से आप पढ़ के जाइए और कुछ देश के लिए काम कीजिए, राइट, काम कीजिए, राइट। तो काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्किल, कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंसी बच्चे के अंदर आनी चाहिए। तो अभी जो शिक्षा नीति है उसका पूरा फोकस है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, एक चीज, और स्किल डेवलपमेंट के बाद बच्चा जो डोमेन चुने अपने लिए, उस पर्टिकुलर डोमेन में वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल के रूप में डेवलप हो। यानी कि वोकेशनल ज्यादा है। इसको आप वोकेशनल को और कॉम्पिटेंसी को अलग करके समझना पड़ेगा आपको। वोकेशनल होता है कि कोई एक पर्टिकुलर आप स्किल सीख रहे हैं। यहाँ पे जैसे रीडिंग डोमेन है, रीडिंग डोमेन में जो आपका भाषा का विषय होता है, जैसे पंजाब में आपके पास पंजाबी भी है और एक इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है आज भी। आप चाहे पंजाब में बैठे, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे, आप कहीं भी जाए, अंग्रेजी आज भी हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है ना। तो जो रीडिंग डोमेन है, तो रीडिंग डोमेन की कॉम्पिटेंसीज अलग होती है, राइट। उसके अंदर शब्दों की पहचान करना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, तो डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज होती है। वो हर डोमेन की, जो लिटरेरी डोमेन होता है जैसे ना, हर डोमेन की अलग अलग होगी। साइंस है तो साइंस की कॉम्पिटेंसीज अलग होंगी। तो उन कॉम्पिटेंसीज को बच्चे के अंदर किस तरह से डेवलप किया जाए। तो इस बार जो शिक्षा नीति है, जो ये नई शिक्षा नीति है, उसका पूरा फोकस है कि बच्चों के अंदर उन पर्टिकुलर डोमेन, रीडिंग डोमेन, जो लर्निंग डोमेन है, उनके अंदर उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो। फिर उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी उनको लिबर्टी भी दी है। जैसे अब आप देखते हैं, अभी रिसेंट अनाउंसमेंट था, परीक्षा एक बहुत बड़ा भार आप और हमारे जमाने में ना, जो हमने तो बोर्ड दिया है। मैं फ्रॉम यूपी में मैंने बोर्ड दिया था। तो बोर्ड में मतलब वो आज भी याद है, वो रातें, वो दिन हमारे अभी भी याद है। और एक बार फेल हो गए तो फिर आपको रीटेस्ट भी नहीं होता, कंपार्टमेंट भी नहीं होता, फिर आपको अगले साल बैठना पड़ेगा। रिसेंट ऑफ डेवलपमेंट देखो, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने दिया है कि आपके साल यू कैन अपीयर ट्वाइस इन ए ईयर, और एक बार आपने दे दिया, अगर दोबारा आपको एग्जाम देना भी नहीं भी देना है तो आपके मार्क्स कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो शिक्षा एक लर्निंग के ऊपर हावी हो जाती है ना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एक उसका फीचर है कि यू कैन लर्न एट योर ऑन पेस। आप चीजों को अपने पेस पे सीख सकते हो, राइट। प्रीवियस से अगर आप इसको कंपेयर करो, प्रीवियसली जो लोड था बच्चों के ऊपर भी और टीचर्स के ऊपर भी, वो एक करिकुलम के ऊपर था कि ये फर्स्ट आना भी था और प्लस ये इतने चैप्टर है कवर कराने। अब जब आप देखोगे, जब अभी एनसीएफ आ गया, उसके बाद आपकी बुक्स भी नहीं आएंगे, तो आप देखोगे वो उतना करीब, अब ऑलरेडी आप देखोगे जो कोविड में इन्होंने सिलेबस कट किया था, तो वो कंटिन्यू है जी। एंड दे आर रिड्यूसिंग, कि जो जिस बच्चे को, सपोज किसी बच्चे को जाके 10th के बाद साइंस पढ़नी नहीं है, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स इन साइंस एज वेल एज इन कॉमर्स कि जो इन जनरल बच्चों को पता होने चाहिए। इसके आगे का जब बच्चा 11th-12 में जाए, या जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो चूज कर सकता है। और वो बहुत सारे पॉजिटिव थे जो मुझे दिखते हैं, वो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस डॉक्यूमेंट में है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होंगे, तो उसके रिजल्ट आपको 5 से 10 साल बाद देखने को मिलेंगे। बट हाँ, ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ये जो नई सोच है, जो फोकस करती है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के ऊपर, और बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, और नॉट जस्ट साइंस टेक्नोलॉजी, जो रीडिंग डोमेन्स भी हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरफ बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चे वो सब भी सीखें। तो इट इज ऑल जब कोई पॉलिसी बनाने बैठता है, हाँ जी, वो है तो आपके मेरे जैसा इंसान, बिल्कुल, वो गलती भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हो सकती है। तो उसकी गलती तो फिर जो आने वाली जनरेशन है तो समस्या में पड़ जाएगी। और ये सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि वो बंदा जो पॉलिसी बना रहा है, वो पॉलिटिकली बायस्ड भी हो सकता है, वो भाजपा का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है। तो भाजपा का होगा तो वो सावरकर का चैप्टर लगा देगा, अच्छा। अगर वो कांग्रेस का होगा तो गांधी का लगा देगा, जवाहरलाल नेहरू का लगा देगा। हाँ। तो मेरा बच्चा इसके बारे में पढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल पॉलिटिक्स कर रही है, क्या ये चिंताजनक नहीं? आप इसको चिंताजनक मान सकते हो, लेकिन अगर एज ए न्यूट्रल, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें ना अब हम आप सब स्कूलों से ही निकल के आए हैं, तो हमने कबीर को भी पढ़ा है, हमने तुलसी को भी पढ़ा है, हमने सूरदास जी को भी पढ़ा है ना, हमने सबके बारे में पढ़ा है। और वो हमारे कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन का हिस्सा है, वो लोग, है ना, बहुत सारी वो सब हमारे जीवन का हिस्सा है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति जिसकी हम बात करते हैं, तो हम एक सहिष्णु लोग हैं, है ना, हम सबको समा के साथ में चलने वाले लोग हैं, जो हमारी बेसिक, जो हमारी नेचर है, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। अब उसी नेचर पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा चेंज हो रहा है। आज की बार बार दोष लगते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल सेटअप है अभी, वो
एक जो भाईचारा है या उसकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी हाँ, उसकी पॉलिटिक्स है, हाँ, उसको किताबों से भी खत्म किया जा रहा है, इतिहास बदले जा रहे हैं। एक साइंस, एक जो हमारी जो पॉलिसी मेकर होते हैं ना, एजुकेशन में एक चीज होती है रेलेवेंस। रेलेवेंस है ना, तो आप चाहे उसको एसएसटी से जोड़ो, चाहे उसको साइंस से आप जोड़ो। रेलेवेंस मतलब जैसे हमारे आपके टाइम में टीवी होते थे, वो कैथोड रे ट्यूब वाले टीवी होते थे, इतने बड़े बड़े टीवी आपने देखे होंगे जब हम छोटे बच्चे होते थे। हमारे बच्चों ने तो वो देखी नहीं है, राइट। तो वो सीआरटी, मैं क्योंकि मैं बताया आपने कि मैं फौज से हूँ, तो आई वाज इनटू टेक्निकल फील्ड। तो जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता था, है ना। लेकिन आज वो खत्म है, वो कहीं यूज में आती नहीं, टेक्नोलॉजी यूज में नहीं आती। सिमिलरली जैसे साइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उस चीज का अब रेलेवेंस नहीं है, जो आज के बाद जो हमारा प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, ये मेरा परसेप्शन है। जो आप कह रहे हो वो हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम एक मैंने आपने बताया, मैं जनता को बताता हूँ, मैं तो एक सोल्जर हूँ, और हम जो सोल्जर होते हैं तो हम तो पूरे देश के होते हैं, है ना। हम तो जो सरकार है और जो सरकार कर रही है वो सरकार भी चुनी हुई सरकार है, अपने आप नहीं जाके बैठे, वो लोगों ने बना के बैठा है उन्हें, और ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो भारत की संविधान की और जो हमारी संस्कृति की, जो क्योंकि हम तो सारी संस्कृति सारी सभ्यता वाले लोग हैं। और दूसरी बात मतलब कि जो पैनल है, मान लो जो बना रहा है पॉलिसी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उसके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो चेक करे कि यार बिल्कुल होनी आप चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो हमारी जो बेसिक नेचर है और जो हमारी पहचान है पूरे विश्व में, है ना, अब कि हम एकदम से ऐसे लोग हैं कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं और हमारे साथ कोई भी आके रह सकता है, ये हमारी पहचान है पूरे विश्व के अंदर। आज लोग इसको क्लेम कर रहे हैं, राइट। यू हैव सीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अमेरिका, समबडी सेड आई एम अ हिंदू, राइट, आप मुझे वोट करो जी। और हम हमारे साथ हमारे मतलब जिस उसमें हम रहते हैं वहां पे कोई भी रह सकता है जी। तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप जब अगर हम एक साझी संस्कृति साझी सभ्यता से लोग आते हैं तो बिल्कुल ये हमारे साहित्य के अंदर भी होना चाहिए। हमें कबीर भी पढ़ना चाहिए, हमें गालिब को भी पढ़ना चाहिए, हमें तुलसीदास जी को भी पढ़ना चाहिए, हमें जितने भी हमारे संत महात्मा गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से आते हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए और उन सब के बारे में हमें बताना चाहिए, राइट। तो मैंने जैसे कहा था कि आप आगे भी कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स एक तरीके की, वो भी पैरेलल स्कूलिंग मैं कहूँगा, किसी न किसी तरीके आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या तरीके हैं आप? पैरेलल स्कूलिंग तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ, जो ये प्रयास सरकार के भी है, तो उन्हीं के साथ, उन्हीं थॉट्स के साथ, ये जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ पैरेलल थॉट। सबसे पहली बात जो प्रयास है सरकार का भी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाए। तो आज एक बहुत बड़ा, अगर आप सर्वे करके देखें, ड्रॉप आउट है बहुत सारा। तो ड्रॉप आउट का कारण है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे वो 8 तक तो फ्री होता है सब कुछ। कितना % ड्रॉप आउट है? आप वो आंकड़े वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, बट ओवरऑल इट्स अ ह्यूज इन नंबर। तो मैं नंबर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो मैं इसलिए आपके सामने कोट नहीं करूँ, बट इट इज ह्यूज ओवरऑल। अगर आप नेशन वाइड देखेंगे तो इट इज ह्यूज इन नंबर। बाकी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। उसका एक मेजर रफ परसेंटेज, आप कितनी स्टेट्स में गए हैं उससे? मैं लगभग 8 राज्यों में, मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया है। मैंने संस्था के साथ काम किया है, श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ में काम किया है। तो जैसे यूपी जैसे, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है, तो वहां पे आप जाके देखोगे 8 के बाद मेजॉरिटी में ड्रॉप आउट होता है। क्योंकि उसका कारण है कि 8 तक तो बच्चों को फ्री बुकलेट्स मिलती है, फ्री राशन भी मिलता है, कुछ वजीफा भी मिलता है, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। 2 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर बोझ इतना होता है कि उन्होंने पैसे के लिए, पढ़ाई से ज्यादा, ज्ञान से ज्यादा भूख बड़ी हो जाती है जी, है ना, परिवार के लिए भी, अपने लिए भी। तो बहुत छोटी छोटी उम्र में, 14 साल 15 साल की उम्र में बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारा काम, जो पैरेलल स्कूलिंग की आप बात कर रहे हो, तो वो पैरेलल स्कूलिंग नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा सपोर्ट करना भी उसकी मजबूरी है, लेकिन ये प्रयास भी होना चाहिए कि उस बच्चे की एजुकेशन भी पूरी, राइट। कम से कम वो बच्चा 10th का सर्टिफिकेट तो करे, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी जॉब्स हैं ऐसी। आप देखोगे ना मॉल में, आप जाओगे, जो गार्ड भी खड़ा है उसके भी वो सर्टिफिकेट मांगते, 10वीं पास किए हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब दूंगा। तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कम से कम अपनी, कारण ड्रॉप आउट्स का कारण इकोनॉमिक मेजॉरिटी में इकोनॉमिक्स आप देखोगे, मेजॉरिटी में इकोनॉमिक्स या डिसइंटरेस्ट है। डिसइंटरेस्ट तो आपको इकोनॉमी की वजह से भी नहीं मिलेगा, डिसइंटरेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर गलत है उसकी वजह से भी। आज आप देखोगे मेजर शिफ्ट हुआ है हमारे टाइम में, लोग साइंस, मैथ्स और ये जो स्टेम एजुकेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस तरफ बहुत इंटरेस्ट होता था। लेकिन आप देखोगे एक मेजर इंटरेस्ट हटा है उस तरफ से। रीजन इसके जो
पढ़ाने के तरीके हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। अब जब से ये डिजिटल इनोवेशन, आप जो इनोवेशन की बात करें, जब से एजुकेशन के अंदर ये डिजिटल चीजें आई हैं, तो उससे अब थोड़े थोड़े इनिशिएटिव्स आप देखोगे लोगों ने करिकुलम डेवलप किए हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड आप चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वो शिफ्ट हो गया है बच्चा हमारा मोबाइल के ऊपर। वो उसकी हमारी भी मजबूरी थी, उसकी मजबूरी है। तो अब आपको जो एजुकेशन है आपकी उसके साथ इंटीग्रेट करके ही बनानी पड़ेगी, है ना, कि वो बच्चे के साथ एक्सपीरियंशियल इन नेचर हो और वो बच्चा इंटरेस्ट ले। सबसे पहला वो बच्चा अपने आप को एजुकेशन के साथ जोड़े। तो जो ड्रॉप आउट्स है उसके बहुत सारे कारण है, जिसमें से जो सरकारी स्कूलों में आप देखोगे उसका कारण इकोनॉमिक्स है। दूसरी बात पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे राज्यों में अलग वेरी करता है, राज्य सरकारों के कितने एफर्ट्स। आपने कहा आप 8 स्टेट्स में गए, हाँ, तो हर जगह अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, पार्टीज हैं पावर में। बिल्कुल। तो कहाँ पे आपको लगा कि स्कूलिंग ठीक है, कहाँ पे लगा? देखिए मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ जो छोटे स्टेट होते हैं, जो छोटे राज्य होते हैं जी, है ना, उनके पास स्कोप होता है काम करने का। तो जैसे वो छोटे छोटे जो स्टेट है हमारे देश के, उनके पास स्कोप है और उन्होंने कुछ अच्छा काम किया भी है। लेकिन सारा अब जानते यथा राजा तथा प्रजा, जहाँ जैसे है ना जैसा मोटिवेशन होता है कितना, क्योंकि शिक्षा ऐसा मैं बहुत मानता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और मेरी इंस्पिरेशन है। किस बैकग्राउंड से वे आए, शिक्षा एकमात्र ऐसा टूल है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। और उनसे पहले अब्राहम लिंकन है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास एकमात्र पावर थी, वो पावर थी शिक्षा जी। और वो आज देश के हर बच्चे के पास अवेलेबल है वो टूल। सरकार ने स्कूल खोल के दिए हैं, ओपन स्कूल है, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है, इंटरनेट पे ज्ञान अवेलेबल है, चीजें हैं। बस आपने इंटरेस्ट लेना है और एस्पिरेशन लेनी है कि हाँ मुझे पढ़ना है, देश के लिए कुछ काम करना है। तो डॉक्टर एपीजे एक जो ये सोच है खास तौर पे भारत में कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, हाँ, ये इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इससे बुरा आप कुछ सोच ही नहीं सकते जी। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड से स्कोप है ना, इंजीनियरिंग, और आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अब आप देखो हमारे आपके टाइम में ना डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोई कैरियर ऑप्शन नहीं था जी। मीडिया पर्सन थोड़े बहुत थे, वो प्रेस जर्नलिस्ट होते थे जी, प्रिंट मीडिया वाले होते थे। आज तो आप देखो कितने कैरियर एवेन्यूज हैं आपके पास, और मीडिया के अंदर कैमरा है आपके पास। लाइक आई एम वर्किंग विद वन ऑफ माय प्रोजेक्ट इज यंग रेंजर जी। यंग रेंजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है मिस्टर सुनाल, उनके साथ मैंने अपनी कंपनी पे प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है यंग रेंजर प्रोग्राम ने रखा। उसके अंदर वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जितने कैरियर ऑप्शंस हैं, हम 3 नाइट 4 डेज का एक वर्कशॉप इन दी कॉर्बेट या राजाजी नेशनल पार्क में हम करते हैं। उन तीन दिनों में हम बच्चे को वाइल्ड लाइफ के अंदर अवेलेबल जितने कैरियर ऑप्शंस हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ टूल्स एंड टेक्निक्स, कैंपिंग कैसे करते हैं, मैपिंग सर्वाइवल कैसे होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई। तो ऐसे बहुत सारे नए कैरियर एवेन्यूज खुल के आए हैं, लेकिन लोगों को जब तक इनके अंदर, अब आपने कोई एक पर्टिकुलर कैरियर चुना है, जैसे करण आपने यू बिकम ए मीडिया पर्सन, राइट, आपने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन पहले भी एक्सप्लोर किए होंगे जी, या डायरेक्ट आप इस पे आ गए? मैंने तो कई नौकरियां करी, आपने नौकरियां भी की होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स भी अलग थी। मैं सेम हियर, मैं आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, राइट, मैं 20 साल फौज में काम कर रहा हूं, दैट इन टेक्निकल फील्ड, है ना। फिर उसके बाद आई एम इनटू एजुकेशन फॉर द लास्ट 5 years, राइट, एंड आई एम ट्राइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सेम अपॉर्चुनिटी आई हैव प्रोवाइडेड टू माय किड्स जी। एक्सप्लोर करो भाई, एक्सप्लोर करो जितना आप ज्यादा से ज्यादा। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पेरेंट्स से, यू अलाउ योर किड्स, आप फेथ रखो उनके ऊपर, राइट, गाइड करो और उनके ऊपर फेथ रखो, और उनको अलाउ करो कि यार कम से कम 8-10 फील्ड जो फॉरेन जिन स्टडीज जिन पॉलिसीज को हम अडॉप्ट करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कंट्रीज का, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो इस वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज जी। वहां पे 8th के बाद बच्चों को कम से कम 6-7 ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ऑफ डिफरेंट डोमेन जी, ताकि बच्चा ये एक्सप्लोर कर ले कि मुझे अपना कैरियर किस लाइन में चुनना है। तो ये आपको, जब बच्चा आपका बड़ा हो रहा है उस टाइम में उसको स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, और जो आपके लर्निंग डोमेन्स हैं, उन लर्निंग डोमेन्स के अंदर जैसे कॉमर्स है ना, बिजनेस स्टडीज है, साइंस के अंदर भी डिफरेंट है ना, तो उन सब का आपको एक्सप्लोर करने का मौका देना पड़ेगा, रादर देन उसको आप कमरे में बंद कर दो और कोई बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दो लाखों रुपए फीस देके, और एक वो बर्डन उसके दिमाग में डाल दो कि तुझे तो ये क्रैक करना ही है, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब है। क्योंकि शर्मा जी का लड़का या वर्मा जी का लड़का IIT क्रैक करके IIT खड़गपुर में पढ़ रहा है, तो तुझे भी वो करना है। तो बच्चा बेचारा उसी बोझ के नीचे दबा है। जो
मैंने बताया, मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ काम किया। श्री अरविंद कहते हैं, जो पहला उनका जो फर्स्ट टीचिंग प्रिंसिपल है उनका है कि नथिंग कैन बी टॉट। आप किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकते जी। टीचर का काम है उसको, या एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन हमारा काम है उसको राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जी, एटमॉस्फेयर देना, राइट, वही इन्वायरमेंट देना हमारा काम है जो उसके अंदर है। एवरीबडी इज प्रोवाइडेड विद यूनिक क्वालिटी। लाइक करण के अंदर इज टू बिकम ए मीडिया पर्सन, मेरे अंदर भी कुछ होगा, मैं आई एम एक्सप्लोरिंग, राइट। तो जो बेस्ट होगा मेरा वो तभी बाहर निकलेगा जब मैं करेक्ट, आप बीज है ना, सेव का बीज या सेव का पेड़ आप लगा दो यहाँ पे, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वो करेक्ट, वो पर्टिकुलर करेक्ट इन्वायरमेंट में जब वो जाएगा तब होगा जी। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन, जिसकी जगह नहीं है भारत में कहीं भी, स्पेशली इन स्कूल्स, जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चे अगर सेक्स के बारे में सीखते हैं तो वो पॉर्न साइट्स पे जाके सीख रहे हैं। जी जी जी, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। आपका इसको क्या कभी जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, क्या इस पे चर्चा भी होती है, या भारत का जो कल्चरल सेटअप है वो अलाउ नहीं करेगा इसको? नहीं, कुछ अब कुछ बात हो रही है, क्योंकि साइंस जो विषय है 8 तक पढ़ाया जाता है, तो 8 तक का जो हमारा साइंस के टॉपिक में क्लास टीचर की भी, जो साइंस टीचर है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है ना, कि उसने क्लास में रिप्रोडक्शन से आप मान के चलो बच्चे को इंट्रोड्यूस, अगर आप एकेडमिकली देखो तो रिप्रोडक्शन सिस्टम आप पढ़ाते हो उसको है ना, उसी टाइम पीरियड में 6, 7, 8, 9, 10 के इसी टाइम फ्रेम में 10 तक उसको आप ये बता देते हो। तो एक वो बेसिक आप सेक्स एजुकेशन उसको देते हो। गर्ल्स के लिए बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे राज्यों में मैंने देखा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गर्ल्स के लिए स्पेशल, क्योंकि उनकी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन भारत इतना विशाल देश है करण, आप जानते हो, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, इतने बहुत स्कोप है। अभी जो बात आप कहना चाह रहे हो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इसके ऊपर बहुत काम होना पड़ेगा और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लोगों को आके इसके लिए वोकल होना पड़ेगा, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत घातक होती है। वो ट्रैवल भी बहुत फास्ट करती है। हाँ, बहुत ट्रैवल भी बहुत फास्ट करती है। और दोनों चीजों, इसके दोनों फायदे हैं। फायदा भी है जो मैंने बताया ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसका जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल तो दे दिया पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली कोई ना, क्योंकि एज ए ह्यूमंस हम अच्छी चीजें थोड़ा देर में सीखते हैं, जो कुछ भी गलत या बुरा दिखेगा उस तरफ एकदम से अट्रैक्ट होंगे, और वो फैसिनेट भी एकदम बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है, उसमें फंस जाते हैं। तो डेफिनेटली इवन एज ए पेरेंट हमारा फर्ज है, जो बात होनी चाहिए, यू हैव टू स्पीक टू द किड्स और ओपनली बात करनी चाहिए जी। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये बहुत नेसेसरी है जो आप बता रहे होना चाहिए। जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज या आने वाला आपका कुछ कोई भी इनिशिएटिव उसके बारे में? हाँ, जो हमारा एक फाउंडेशन, समग्र उन्नयन फाउंडेशन है, उसके ऊपर हम नेटिव फ्रूट ट्री प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात जो मैं मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ, एक तो जो पेरेंट्स हैं उनको मैं, कि आप यू अलाउ योर किड्स टू एक्सप्लोर, आप अपने बच्चों को डिफरेंट लर्निंग डोमेन्स को एक्सप्लोर करने का मौका दें। सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी में से बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेगा और अपना जो उसको लाइफ में करियर चुनना है वो चुनेगा। दूसरी बात, कंटेंट को मगअप करने के ऊपर फोकस ना करें। जो आपने कॉम्पिटेंसी, उस पर्टिकुलर डोमेन की जो कॉम्पिटेंसी है वो कैसे बिल्ड हो, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लाइक somebody is working in sales, right? Somebody is working in media, somebody is into the CA profession. उस पर्टिकुलर डोमेन की ना आप आइडेंटिफाई करो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में कौन लोग हैं जो कॉम्पिटेंट है और वो काम कैसे करते हैं, या आप देखोगे, सर्च कर लोगे कि ये चीजें होती हैं। आज हमारे एजुकेशन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है ना, बच्चे डिग्री के साथ पास हो रहे हैं जी, बट नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स। हमारे पास कागज आ जाता है, काम आया, और दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार स्किल लेवल नहीं है जी। तो डिग्री से एक शेर याद आ गया करण, अगर आप अलाउ करो तो मैं सुना। डिग्रियां तो खर्चों की रसीदें हैं साहिब जी, डिग्रियां खर्चों की रसीदें हैं साहिब, इल्म तो किरदार में झलकता है। क्या बात। हाँ, तो जो इल्म है वो आपके किरदार में झलकना चाहिए जी, चाहे आपके पास डिग्री है कि नहीं है। आज आप देखोगे गूगल, ये शायद उस सवाल का भी जवाब है जो मैंने कहा था कि समाज के लिए क्या वो एक अच्छा बशिंदा या एक अच्छा बिल्कुल ह्यूमन बनता भी है एजुकेशन। बिल्कुल। आज आप देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कहते हैं आपको डिग्री नहीं है चलेगा, काम आता है जी, आता है, बिल्कुल, लेट्स डू इट जी, राइट। तो अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। डिग्रियां तो बस खर्चों की रसीदें हैं। अब मानो प्राइवेट कॉलेज, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है वो 25 लाख रुपए के आसपास 5-4 साल में खर्च करेगा, राइट। उसके बाद भी उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो जो
जो फ्रेमवर्क, जो पॉलिसीज चेंज हो वो ये कि वो पैसा दे बच्चा, लेकिन वो उस पर्टिकुलर डोमेन की जो कॉम्पिटेंसीज है उसके अंदर, जो उसको काम आना चाहिए जी, पर्टिकुलर काम आना चाहिए, वो आना चाहिए। टेस्टिंग उसकी हो, पढ़ाई भी उसकी हो, टेस्टिंग भी स्किल्स टेस्ट हो, यस, ना कि किताबों में कितना लिखा नहीं, आपने याद करके, वो तो मेमोरी का टेस्ट हो गया ना। स्किल का टेस्ट कहाँ हुआ? आपने 10th की किताबें 6 चैप्टर दिए, 6 चैप्टर पढ़ के बच्चे ने 15-20 साल उसकी याददाश्त चेक कर रहे हैं। हाँ, तो आपने बस मेमोरी का टेस्ट कर लिया, नहीं उसको प्रैक्टिकली आता कि नहीं आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि रियल लाइफ में तो जाके वही अप्लाई करना है, राइट। कोई कार बनाना सीख के है, ऑटोमोबाइल सीख के है, तो थ्योरी में तो उसके बहुत बढ़िया नंबर है, राइट। प्रैक्टिकली उसको काम आता है कि नहीं आता है, तभी तो कर पाएगा और करा पाएगा लोगों को। जो मेन मोटिव है, याद आ गया, हमारे वहाँ एक डॉक्टर, उन्होंने डिग्री तो कर ली, अब MBBS तो थे वो, और एक बार किसी औरत की सर्जरी थी, डिलीवरी थी, तो जिसने मुझे सुनाया उसने बोला ऐसे कि औरत खोल तो ली, बंद उससे हो फिर गाड़ी भगा के दूसरा डॉक्टर, ये तो जानलेवा हो गया। ये तो ऐसे केसेस, ये तो जानलेवा हो गया दोस्त। ये नहीं, इस फोकस देखो, आप सबसे बहुत बेसिक है, पहले जान लो करना क्या है जी, दिल से जान लो करना क्या है, फिर उसमें दिलो जान से डूब जाओ, सीखो, अच्छे से सीखो। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता मेरा क्या करूं, तो उसके लिए क्या करूं, जिस घर बैठ के पता नहीं चलेगा आपको कि आप घर बैठ के सोच रहे हो, इंटरनेट पे सर्च करो मुझे क्या करना चाहिए, साइकोमेट्रिक करो, नहीं होगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, करके पता लगेगा, एक काम करोगे छोड़ोगे। एट एनी एज, आई एम 45, आई एम 40, एट दिस एज आई एम एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज। मैं क्या, अब नाउ आई आइडेंटिफाइड कि मुझे यही करना है जी, मुझे पेड़ लगाने, पेड़ भी कौन से लगाने, नेटिव फ्रूट के लगाने जी। मुझे, मैंने बोला, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि नहीं, सुनाल सेड कि नहीं सर, नेटिव फ्रूट के लगाने। हाँ, ये बात सही कह रहे हो। तो जब आप घर में बैठ के तो आप कुछ भी सोच लोगे, लेकिन जब आप फील्ड में जाओगे तब आपको रियल पता चलेगा कि फील्ड की डिमांड क्या है, बस आप कहाँ खड़े होते हो, आप कितने कॉम्पिटेंट हो, गैप है, इफ देयर इज अ गैप, तो गैप फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दुनिया पे काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे जी, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, निखर जाओगे, राइट, वेलकम फॉरवर्ड। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। बातें करी, तो जो विचार चर्चा करी है हमने, आप इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स रख सकते हैं। भारत के लिए टीवी, ब्राउज टीवी देखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।